दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अवोकेन। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर फिल्म है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे से एक बच्चे की आवाज़ आती है तो ये आदमी उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर वो लड़का एक किताब के पन्ने को फाड़ रहा था। अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है और इसी बीच ये लड़का कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि यह लड़का कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुका था, क्योंकि उसकी आंखें कम्प्लीटली सफ़ेद हो चुकी थी और वो एक अजीब सी आवाज़ में विस्पर कर रहा था। ये आदमी उसे शूट करना चाहता है, लेकिन तभी उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है और इसके बाद क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी की जोरदार चीख हम सुन पाते हैं। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम मिलते हैं कार्ला नाम की एक लड़की से और उसके क्लास में प्रोफेसर रॉबर्ट एफआई के बारे में पढ़ा रहे थे। फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, इस बीमारी में लोगों को नींद नहीं आती है। इसकी वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत बदलाव आने लगते हैं। वो सभी लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं और नींद के बिना उनके शरीर का कोई भी सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता। कुछ लोग तो इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर देते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कार्ला का भाई ब्लेक भी सेम दौर से गुजर रहा है। इसी इंस्टीट्यूट में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन कार्ला अपने भाई को खोना नहीं चाहती। कार्ला को पता है कि मैक्सिको में एक ऐसे ही पेशेंट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे वो पूरे 1 घंटे के लिए सो पाया था। तो वो अपने भाई के साथ सेम वही एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, लेकिन वो यहाँ पर इलीगल। तो वो जाती है बात करने प्रोफेसर रॉबर्ट से। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर कार्ला के पिता के दोस्त हुआ करते थे, जिनका नाम था डॉक्टर विलियम। कार्ला की मॉम को सेम यही बीमारी थी और जब डॉक्टर विलियम को पता चलता है कि उनकी पत्नी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो फिर डॉक्टर विलियम और प्रोफेसर उन्हें किसी और जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बीमारी के बारे में और जानना था ताकि वो अपने वाइफ को ठीक कर सके। और ये जगह इसी इंस्टीट्यूट का एक अबांडेंड बेसमेंट है। अभी विलियम तो इस दुनिया में नहीं, बट अभी भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उस बेसमेंट में 2 और पेशेंट हैं जो बिल्कुल ब्लैक की तरह है। वो भी इस बीमारी के आखिरी स्टेज पे हैं। तो अगर ब्लैक को वहाँ पर ले जाया जाए तो वो लोग उस मैक्सिकन एक्सपेरिमेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। अब उसी रात कार्ला अपनी दोस्त एलिस और प्रोफेसर के साथ ब्लैक को उस बेसमेंट में लेकर जाती है। इस मिशन में उनका साथ दे रहा है पैट्रिक, जो कि कभी कार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वहाँ पर पहुंचकर पता चलता है कि सच में ये जगह वेल फैसिलिटेड है। पेशेंट के लिए स्लीपिंग चैम्बर, जो कि 1 वे स्क्रीन से कवर किया गया था, जिससे उन पर 24 आवर्स नज़र रखा जा सके। इसके बाद ब्लैक को उसके कमरे में लेकर जाया जाता है और बाकी के तीनों लोग आज से यहीं पर रहने वाले हैं। यहाँ पर 2 और पेशेंट हैं जिनका नाम है एंजेला और क्रिश। ये लोग भी स्लीपिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं। अब उसी रात जब कार्ला और एलिस साथ में काम कर रहे थे तो आसपास कहीं से उसे हवा चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब कार्ला चेक करती है तो उसे एक बुक शेल्फ के पीछे एक होल दिखाई देता है। कार्ला और एलिस मिलकर उसे हटाते हैं तो उन्हें हटाने के बाद वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर एक कैमरा, एक डायरी और कुछ टेप्स थे और इन टेप्स पर विलियम का नाम लिखा हुआ था, जो कि कार्ला की डैड थे। एलिस उस डायरी को पढ़ने लगती है, जो कि किसी फादर फ्रांसिस का था। इस डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी, शायद ये किसी काले जादू के बारे में था। कार्ला उसमें से एक टेप प्ले करती है तो उसे उसमें उसके डैड दिखाई देते हैं, जो कि अपने रिसर्च के बारे में बता रहे थे। इसी टेप में कार्ला को अपने डैड के साथ प्रोफेसर भी दिखाई देते हैं और साथ में एक प्रीस्ट भी, जिनका नाम है फादर फ्रांसिस। मतलब कि ये डायरी उन्हीं की थी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही कार्ला की माँ यानी सैरा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। प्रीस्ट का कहना था कि कार्ला किसी और की आवाज़ में बात कर रही है। कभी कार्ला लगातार विलियम को उस चैम्बर से घूर रही थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो लोग रूम के अंदर देख सकते थे, अंदर से कोई भी बाहर नहीं देख सकता था। फादर का कहना था कि सैरा पोजेस्ड है, लेकिन प्रोफेसर को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। और ये टेप यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कार्ला समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चीज़ें यहाँ पर क्यों छुपाई गई हैं।
खैर इसके बाद कार्ल आ जाती है अपने भाई को चेक करने और वो देखती है कि उसका भाई ब्लेक एक पेज को लगातार फाड़े जा रहा था और वो बुक एक होली बाइबल था। उसके एक्शन का रिएक्शन हो रहा था एंजेला के ऊपर। वो बहुत डर रही थी और अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रही थी। कार्ला किसी तरह अपने भाई को रोकती है और उसके रुकने के साथ साथ एंजेला भी नॉर्मल हो जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब होली बाइबल की इतने सारे पेजेस को फाड़ डाले। लेकिन यहाँ ब्लेक की हेल्थ में कुछ सुधार आ रहा है, जिसके बाद कार्ल आ जाती है एंजेला से बात करने। लेकिन एंजेला उसे कहती है कि ब्लेक हर वक्त किसी से बात करता है लेकिन उसके पास तो कोई होता ही नहीं है। एंजेला बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो रो रही थी और वो बार बार कार्ला से उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कह रही थी। खैर इसके बाद एलिस और कार्ला फिर से टेप देखना स्टार्ट करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि वो तीनों लोग किसी बात पर झगड़ रहे थे, जहाँ पर फादर फ्रांसिस का ये कहना था कि सैरा नॉर्मल नहीं है। प्रोफेसर इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है और सैरा उनके पीछे ही खड़ी थी। इसके अगले टेप में वो देखते हैं कि बाकी के 2 पेशेंट बहुत ही अब नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन सैरा वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बेड पर बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत। और अचानक से ही वो किताब से पढ़ने फाड़ने लगती है, बिल्कुल ब्लेक की तरह और फिल्म के स्टार्टिंग वाले उस बच्चे की तरह। इसके साथ साथ सैरा की आंखें भी बदल चुकी थी, वो कम्प्लीटली सफ़ेद हो चुकी थी। इसके बाद कार्ल आ जाती है अपने भाई को चेक करने, लेकिन वो देखती है कि उसका भाई ब्लेक किसी से बात कर रहा और एंजेला वो बार बार चिल्ला रही थी। लेकिन तभी एंजेला अचानक से शांत हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। वहीं हम ब्लैक को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। कार्ला इन सब से बहुत डर गई थी क्योंकि ये सब सिर्फ उससे ही एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था, किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन प्रोफेसर रॉब उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वो डिसाइड करते हैं कि वो एंजेला की फैमिली वालों को इस बारे में बताएंगे, जिसके बाद वो क्रिस और ब्लैक को किसी और जगह शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तब लिफ्ट बंद हो चुकी थी और वहाँ पर कोई सीढ़ी भी नहीं। एक फ़ोन कॉल से हम समझ पाते हैं कि वो कल सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आज रात उन्हें यहीं पर बिताना होगा। तो कार्ला चाहती है अपने भाई से मिलने और एलिस उस बुक को पढ़ने लगती है। लेकिन तभी ब्लैक अचानक से कार्ला को चोक करने लगता है और वो उस पर अटैक कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक उसी तरह से मार लूँगा जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। इससे कार्ला बहुत डर जाती है, तो वो इस बारे में पैट को सब कुछ बताती है और वो दोनों मिलकर इस बार नया टेप देखते हैं जिसमें डॉक्टर विलियम और प्रोफेसर बहुत परेशान होते हैं। वो लोग किसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी सायरा अचानक से उनके सामने आ जाती है। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। भले ही वो स्क्रीन के उस पार थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस पार भी देख सकती है, क्योंकि वो विलियम को लगातार घूरे जा रही थी। विलियम तुरंत जाते हैं उस प्रीस्ट को बुलाने के लिए, लेकिन जब तक वो लोग वापस आते हैं तब तक वो पूरा बाइबल के पेज से भर चुका था और इसमें खून भी लगा हुआ था। अंदर से सिर्फ रोने की आवाज़ें आ रही थी। विलियम उस प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करता है सैरा को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस प्रोफेसर को यही लग रहा था कि सैरा को किसी प्रीस्ट की नहीं बल्कि दवाई की ज़रूरत है। जिसके जवाब में स्क्रीन के उस पार से कोई कहता है कि सैरा को अभी से कभी भी किसी भी नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किसने कहा किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि स्क्रीन ब्लैंक हो चुका था और सिर्फ ऑडियो चल रही थी। और तभी वहाँ पर आ जाती है एलिस। एलिस ने उस डायरी को पूरा पढ़ लिया है और उसे पता चलता है कि फादर फ्रांसिस का मानना था कि सैरा को किसी डेमन ने पजेस्ट किया है। जो लोग ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं ये शैतान उन्हें ही पजेस्ट करता है और डेमोनिक विस्परिंग की वजह से इनोसेंट लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर। इस बात से एलिस कंफर्म हो गई थी कि सैरा पॉजेस्ड थी और शायद अब ये ब्लैक भी पॉजेस्ड है। ब्लैक को मेडिसिन की नहीं बल्कि एक्सोरिज्म की ज़रूरत है। इस बात पर पैट बिल्कुल राज़ी नहीं होता, तो एलिस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद उन दोनों को लगता है कि एलिस की बातों में कुछ तो सच्चाई थी। जब ये दोनों उस कैमरा को चेक करते हैं तो उन्हें उनके अंदर से एक टेप मिलता है और वो लोग उस बुक को भी साथ में पढ़ने लगते हैं।
इधर एलिस को अपने कमरे के एक हिस्से से किसी की विस्परिंग सुनाई देती है और ये विस्परिंग ब्लैक कर रहा था। और वो दोनों ही वो टेप देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर विलियम अपना कन्फेशन दे रहे थे। वो अपने बच्चों से माफ़ी मांग रहे थे और वो अब चाहते हैं सैरा का एक्सोरिज्म करने, जहाँ पर सैरा अकेले ही थी। बाकी के 2 पेशेंट कहाँ पर गए कुछ पता नहीं। फादर एक्सोरिज्म शुरू करते हैं लेकिन सैरा एक अलग आवाज़ में उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। रॉब उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो लोग नहीं मानते और सैरा उन पर हमला कर देती। इसी वक्त कैमरा ग्लिच हो जाता है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ वक्त बाद हमें फादर दिखाई देते हैं और उसके पीछे रॉब भी, जो ये बताता है कि विलियम मर चुका है और जल्द ही हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। वो ऐसा कह तो रहा था लेकिन उसकी आवाज़ में कोई भी डर नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही फादर ये कहते हैं कि उन्हें ये रिकॉर्ड कंप्लीट करना चाहिए ताकि उन्हें चर्च में दिखाने से उन्हें कोई हेल्प मिल जाए, तो अचानक से ही रॉब उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ खत्म हो गया। वो फ्रांसिस को मारने की कोशिश करता है लेकिन फ्रांसिस उससे बचते हुए किसी तरह रिकॉर्ड्स को छुपा देता है और वो ऑन कैमरा ये कहता है इन सभी मर्डर्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ रॉब ही जिम्मेदार है। जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक तो हो जाती है लेकिन चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शायद फादर को भी रॉब ने ही मार दिया था। ये सीन देखकर वो दोनों कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुके थे। जिसके बाद वो लोग जाते हैं एलिस को ढूंढे लेकिन बिजली जा चुकी थी और अचानक से ही उन्हें सामने एलिस दिखाई देती है जिसकी आंखों से खून गिर रहा था और वो पजेस्ड दिख रही थी। वो नेकेड वायर अपने मुंह में डाल लेती है और शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर ब्लैक क्रिस को भी मार चुका था। पैट कार्ला को वहाँ से लेकर निकलने के लिए कहता है लेकिन कार्ला अपने भाई के बगैर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्हें ब्लैक दिखाई देता है लेकिन वो शायद अपने वश में नहीं था। कार्ला उस बुक से कुछ लाइंस पढ़ने लगती है। ब्लैक पे उसका रिएक्शन हो रहा था, वो वीक हो रहा था लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ जाता है रॉब उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन पैट्रिक उसे भी रोकने लगता है और इसी दौरान रॉब एक नाइफ से पैट को स्टैब करता है और काला को मारकर बेहोश कर देता है। जब काला का चेंज वापस आता है तब वो देखती है कि रॉब कोई रिचुअल करने वाला था। वो इडिमो को फ्री करना चाहता था। ये वही शैतान है, इसलिए उसने अब तक काला को नहीं मारा है। इडिमो को जितने ज़्यादा सॉल्स मिलेंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन ये प्रोफेसर उसकी मदद क्यों कर रहा है? दरअसल फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमने जो लड़का देखा था जिसे मॉलेस्ट किया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही प्रोफेसर था और शैतान की वजह से वो आदमी मारा गया जो उसे पिछले कई सालों से मॉलेस्ट कर रहा था। और वहाँ पर रॉब को पता चला एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे उसे सब कुछ मिल सकता था। इनडायरेक्टली उस शैतान ने उसकी मदद की थी। उसके बाद इस प्रोफेसर ने बहुत रिसर्च किया, इडिमो को अपने अंदर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जब उसे सैरा के बारे में पता चला तब उसे लगा कि वही है परफेक्ट जिसके अंदर वो उस शैतान को बुला सकता है। लेकिन उस रात उस प्रीस्ट ने कुछ ऐसा किया जिससे सैरा विलियम को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर ली थी और एक बार फिर से प्रोफेसर ने इडिमो को खो दिया था। अब इस बार जब उसे फिर से ब्लेक मिला है तो इस बार वो कुछ वेस्ट नहीं करना चाहता और वो इस बार इडिमो को फ्री करके रहेगा। इसी बीच ब्लेक भी वहाँ पर आ जाता है और कार्ला उसे देखकर अपना हाथ किसी तरह से छुड़ाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ भी छुड़ा लेती है और वो उसी बुक से फिर से चैंटिंग करने लगती है। कार्ला मंत्र पढ़ने लगती है और रॉब भी। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो डेमन फंस गया था, लेकिन इसी बीच रॉब एक गलती कर देता है। वो कहीं ना कहीं उस डेमन को कंट्रोल करना चाहता था। ये बात उस डेमन को समझ में आ गई थी तो वो गुस्सा हो जाता है और वो रॉब को मार देता है। इडिमो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। कार्ला उसे रोक नहीं पा रही थी तो लास्ट में वो अपने भाई को बुलाती है क्योंकि वही है जो अपने अंदर के डेमन से फाइट कर सकता है। और होता भी यही है। बहुत कोशिश करने के बाद ब्लेक अपने अंदर के डेमन पर कंट्रोल कर पाता है और हमें वो शैतानी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। इस सीन में हम कार्ला और उसके भाई को देखते हैं। वो दोनों ही उस जगह से बाहर आ गए हैं। वो दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हम ब्लेक को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से सो रहा था, लेकिन कार्ला वो उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तो क्या अगला शिकार यही बनने वाली है?
इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।